अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था स्ट्रोक को, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था स्ट्रोक की टाइप्स को, पैथोफिजियोलॉजी को, साइंस एंड सिम्टम्स को प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी काजेस को, रिस्क फैक्टर्स को, वार्निंग साइंस को और मैनेजमेंट को वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या काजेज़ होती हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक डेवलप हो सकता है। तो बेसिकली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी काज आ जाती है वो आ जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस को आपने पैथो में भी डिटेल में पढ़ा होगा। एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली क्या होती है कि प्लेग की डेपोजिशन हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो बेसिकली प्लेग डेवलप कैसे हो रहा होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल की वजह से आहिस्ता आहिस्ता डेपोजिशन होने लग पड़ती है इस ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो डेपोजिशन होती है इसको हम कहते हैं प्लेग, और इस प्लेग की डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है कि ये ब्लड वेसल ऑक्लूड हो जाती है। ठीक है, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो नियर बाई टिश्यूज़ हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। तो बेसिकली उसकी वजह से क्या होगा, साइंस एंड सिम्टम्स आने लग पड़ेंगे हमें स्ट्रोक के। तो ये बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाती है इसकी काज एथेरोस्क्लेरोसिस। देन आ जाती है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाती है इस्कीमिक स्ट्रोक्स। इस्कीमिक स्ट्रोक को हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब हम इसके काजेज़ के अंदर इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। तो इस्कीमिक स्ट्रोक आ जाते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस की वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है, या फिर सेरिब्रल एम्बोलस की वजह से। ठीक है, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस क्या है, थ्रोम्बस डेवलपमेंट हो गई है ब्लड वेसल के अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो रही है कि इस ब्लड वेसल की ओक्लूजन हो रही है। इसकी ओक्लूजन की वजह से क्या होगा कि जो नियर बाई टिश्यूज़ हैं उनके अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, इस्कीमिया हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस जब ये ब्रेन के अंदर होगा। तो सेरिब्रल एम्बुलस क्या है कि अगर तो ये जो थ्रोम्बस है इसका हाफ पार्ट जो है, ठीक है, ये डिसलॉज हो गया यहाँ से, और इसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो इसका पार्ट डिसलॉज हुआ है ये मूव कर जाएगा डिस्टल ब्लड वेसल्स की तरफ। ठीक है, और ये अदर साइड ऑफ द बॉडी के अंदर जाके ब्लड वेसल्स के अंदर क्या कर देगा, ओक्लूजन कर देगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि सेरिब्रल एम्बोलस की वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक होगा, उसको हम कहेंगे सेरिब्रल एम्बोलस। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो लार्ज ब्लड वेसल्स, क्योंकि इस ब्लड वेसल का डायमीटर ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये जो एम्बुलस है ये नहीं क्या नाम है, ओक्लूड कर सकता ब्लड वेसल को, लेकिन ज़्यादातर ये ओक्लूजन करता है स्मॉल ब्लड वेसल्स, क्योंकि उनका डायमीटर भी कम होता है, और ये जो एम्बुलस डिसलॉज होके जा रहा है ये स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर जाके ब्लॉकेज कर देगा ब्लड फ्लो की, और ब्लड फ्लो की वजह से इस्कीमिया काज कर देगा ब्रेन का। तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रोक के साइंस एंड सिम्टम्स आने लग पड़ेंगे। देन आ जाती है इसकी नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसकी काज आ जाती है वो आ जाती है सेरिब्रल हेमरेजेस। क्योंकि हम स्ट्रोक को डिस्कस कर रहे हैं, तो स्ट्रोक बेसिकली इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के अंदर, तो इसलिए हम इधर हेमरेज की बात करेंगे, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। ठीक है, इंट्रा का क्या मतलब है, इनसाइड सेरिब्रल मीन ब्रेन, इनसाइड द ब्रेन जो हेमरेज होगा उसको हम कहेंगे इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। इंट्रा सेरिब्रल हेमरेजेस की भी आगे से टू टाइप्स आ जाती हैं, प्राइमरी सेरिब्रल हेमरेज एंड सब एर्कनॉइड हेमरेज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज है। ठीक है, प्राइमरी सेरिब्रल हेमरेज का क्या मतलब है, अब इसके अंदर प्राइमरी का क्या मतलब है, यानी कि इसकी काज अननोन है, किसी भी वजह से क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होने लग पड़ती है। तो जो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग है इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेरिब्रल हेमरेज, यानी कि इसकी किसी को भी कोई काज पता नहीं, खुद ब खुद ब्लीडिंग होने लग पड़ती है। तो ये जो खुद ब खुद ब्लीडिंग होती है ये बेसिकली हो सकती है कंजेनिटल डिफेक्ट्स की वजह से, यानी कि उसको पैदाइशी तौर पर कोई मसला है, उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वही वीक है, उनके बाल जो है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि स्पॉन्टेनियसली रप्चरिंग हो सकती है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है।
इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेरेब्रल हेमरेज। तो कौन से कंजेनिटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल क्या है कि जो ब्लड वेसल वॉल है वो ही बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसकी वीकनेस की वजह से क्या होता है कि जो एनोरिज्म्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं ब्लड वेसल के अंदर। और जो आपको पता है कि जो एनोरिज्म्स होते हैं वो इजीली रप्चरिंग हो सकते हैं, उनके बहुत ज़्यादा ग्रेटर रिस्क होता है। तो जब ये रप्चर हो जाएंगे तो रप्चरिंग की वजह से क्या होगा कि स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी इनसाइड द ब्रेन। इसको हम प्राइमरी सेरेब्रल हेमरेज कहते हैं। सब एर्कनॉइड हेमरेज क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है और इसके जो सराउंडिंग है ये क्या है? ये स्कल है, ठीक है। तो आपने मेनिंजेस की 3 लेयर्स पढ़ी होंगी। जो सराउंड कर रही होती है ब्रेन को, वो कौन सी लेयर होती है? वो होती है पाया मैटर। और जो स्कल को सराउंड कर रही होती है वो कौन सी मेनिंजेस की लेयर होती है? वो होती है डूरा मैटर। और इन दोनों के दरमियान में जो थर्ड मेनिंजेस की लेयर होती है उसको हम कहते हैं एराकनॉइड मैटर, ठीक है। और एराकनॉइड मैटर और जो पाया मैटर के दरमियान में ये जो स्पेस बन रही है इसको हम कहते हैं सब एराकनॉइड स्पेस, ठीक है। सब एराकनॉइड हेमरेजेस और सब एराकनॉइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब एराकनॉइड स्पेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है ब्लड वेसल्स की, ठीक है। ये कंटेनिंग करती है ब्लड वेसल्स को एज कम्पेयर टू डूरा मैटर, पाया मैटर, ठीक है। ये वेस्कुलर होती है सब एराकनॉइड स्पेस। यहाँ पे ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। अगर तो किसी भी वजह से आर्टरी के अंदर रप्चरिंग हो जाती है और आर्टरी रप्चर होने की वजह से क्या होती है? लीकिंग ऑफ ब्लड होगी। तो जो लीकिंग ऑफ ब्लड होगी तो सारा लीकेज होकर ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग पड़ेगा सब एराकनॉइड स्पेस में। तो इस एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होगा कि ये कंप्रेस करेगा ब्रेन को। जब ये कंप्रेस करेगा ब्रेन को तो उसकी वजह से क्या आने लग पड़ेंगे? साइंस एंड सिम्टम्स आने लग पड़ेंगे स्ट्रोक के, जिस एरिया को ये कंप्रेस करेगा। तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? सब एराकनॉइड हेमरेज, यानी कि सब एराकनॉइड स्पेस के अंदर ब्लड वेसल के अंदर रप्चरिंग की वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हो सकता है। इसको हम सब एराकनॉइड हीमाटोमा भी कहते हैं। और उसकी वजह से कंप्रेशन ऑफ ब्रेन होगा जिसकी वजह से साइंस एंड सिम्टम्स आने लग पड़ेंगे स्ट्रोक के, ठीक है। देन आ जाती है फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट काज आ जाती है एवी मेलफॉर्मेशंस, ठीक है। ये भी कंजेनिटली हो सकती हैं। एवी मेलफॉर्मेशंस यानी कि फॉर एग्जांपल आ जाती हैं, इसके अंदर क्या होता है कि एवी मेलफॉर्मेशंस के अंदर नाम से ही जाहिर है कि जो आर्टरी और वेन्स है ना, इन दोनों के दरमियान में अब नॉर्मल कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आर्टरी है और ये वेन है, इसने ब्लड लेके जाना है टूवर्ड्स द ब्रेन और इसने ब्लड लेके जाना है अवे फ्रॉम द बॉडी या ब्रेन, ठीक है। अब क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान में जब अब नॉर्मल कनेक्शन बन जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तो ये जो ब्लड का फ्लो है ना वो, ठीक है, वो अल्टर हो जाएगा। तो इनकी वजह से क्या होता है कि एवी फिस्टूलास जो होते हैं ना ये डेवलपमेंट होने लग पड़ती है। अब नॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से डिफरेंट पैथोलॉजीज आ जाती हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। तो इसकी जो बेसिकली फोर्थ काज आ जाती है वो है एवी मेलफॉर्मेशंस। या देन हम डिस्कस कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स को, यानी कि किन किन क्या क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से स्ट्रोक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसकी रिस्क फैक्टर होता है स्ट्रोक होने का वो आ जाता है हाइपरटेंशन, ठीक है। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और 70% चांसेस होते हैं कि उनके अंदर स्ट्रोक की डेवलपमेंट हो सके ओल्डर एज के अंदर जाके। किसी भी हार्ट डिजीज़ की वजह से स्ट्रोक हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से स्ट्रोक हो सकता है, या फिर डायबिटीज़ मेलिटस की वजह से स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और देन आ जाती है पोजीशन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या हो रहा था? कोलेस्ट्रॉल के एक्यूमुलेशन की वजह से प्लेक की डेवलपमेंट हो रही थी और एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही थी। तो कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ना इसके अंदर 2 टाइप आ जाते हैं। एक आते हैं हाई डेंसिटी होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी हार्मफुल होते हैं, हाई डेंसिटी बेनिफिशियल होती हैं। ये ज़्यादा होने चाहिए बॉडी के अंदर एज़ कम्पेयर टू लो डेंसिटी कम होने चाहिए। अच्छा, हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन होते हैं ये जो होते हैं ये गुड होते हैं, ये 40 मेल्स में होने चाहिए, ठीक है। और लेस देन 50 जो होते हैं ना ये फीमेल्स के अंदर होने चाहिए। तो ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन पैथोलॉजी कब आएगी? जब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होती है ना इसकी भी एक रेंज होती है 30 से, अगर तो ज़्यादा होंगे तो ये हार्मफुल है, और 90 से अगर ये ज़्यादा होंगे, ठीक है। ओ सॉरी 130 या फिर 190 से ज़्यादा जब ये होंगे तो ये इसकी रेंज आ जाती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की। उसके अलावा आ जाती है अगर तो हेमाटोक्रेट इंक्रीज हुआ है बॉडी के अंदर, तो ये भी आ जाता है, इसका एक रिस्क फैक्टर होता है, ये इंक्रीज होगा बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं। थर्ड आ जाती है कोई भी हार्ट डिजीज हो सकती है, फॉर एग्जांपल एंडोकार्डियाइटिस, ठीक है, या इसके अलावा वो एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह, या फिर एवी जो सेप्टम डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन यानी किसी भी टाइप की कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है हार्ट के अंदर, तो उसकी वजह से कोई भी, ठीक है, हो सकता है साइन एंड सिम्टम आ सकता है स्ट्रोक का। एंड देन आ जाती है फोर्थ, आ जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो होती है वो अर्ली मेनोपॉजल आ जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं 2 इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। जो इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर बेसिकली आ जाते हैं स्लीप एपनिया आ जाता है, ठीक है। और जो आ जाती है सेकंड आ जाता है इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर, वो प्री इक्लेम्प्सिया आ जाता है, ठीक है। स्लीप एपनिया इनके रात को सोने वक्त जो है ना सांस का ना आना, और प्री इक्लेम्प्सिया आ जाता है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान जो होती है ना मदर्स, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाती है, और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, वो ज़्यादातर हाइपरटेंसिव रहती हैं, तो ये एक मेडिकल एमरजेंसी होती है प्री इक्लेम्प्सिया। नेक्स्ट इसके अंदर जो फैक्टर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं मॉडिफाइएबल, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइएबल। अब मॉडिफाइएबल कौन से हो सकते हैं? जैसे कि स्मोकिंग आ जाता है, ठीक है, इसको भी हम रोक सकते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी को हम कम कर सकते हैं, और इन एक्टिविटी से हम एक्टिविटी की तरफ जाएंगे तो ये कम हो जाएंगे। उसके बाद आती है जो नहीं चेंज कर सकते हैं, वो एज आ जाती है पेशेंट की, जेंडर आ जाता है वो नहीं चेंज कर सकते हैं, रेस आ सकती है उसकी, तो ये आ जाते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। देन हम डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आ जाते हैं, वो आ जाते हैं वार्निंग साइंस को। तो इसके लिए एक निमोनिक है, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा याद करना, बी फास्ट, ठीक है। बी से आ जाता है कि अगर तो पेशेंट का लॉस ऑफ बैलेंस है। वार्निंग साइंस का मतलब ये है कि जब ये वार्निंग साइंस पेशेंट के अंदर आएंगे या फिर आप देखेंगे तो आपने फ़ौरन, मेडिकल इमरजेंसी होती है ये सिचुएशन, आपने फ़ौरन पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिट करना होता है। तो ये बेसिकली आ जाता है अगर लॉस ऑफ बैलेंस है, बी फॉर बैलेंस लॉस है, ई फॉर आइज है, ठीक है, अगर वो देख नहीं पा रहा। एफ फॉर आ जाता है कि अगर कोई भी फेस के अंदर कोई भी किस्म की अबनॉर्मेलिटी है, फॉर एग्जांपल ड्रूपिंग हो गया उसका फेस टू वन साइड, ठीक है, वीकनेस फील हो रही है या फिर नंबनेस फील हो रही है, और ये मोस्टली होता है यूनिलेटरल साइड ऑफ फेस, तो ये भी क्या होगी, इमरजेंसी होगी। ए फॉर आ जाता है आर्म्स, अगर आर्म्स जो है और लेग्स जो है वो हैंगिंग डाउन हो गई है या उनके अंदर कोई भी वीकनेस है, नंबनेस है, तो ये भी मेडिकल इमरजेंसी है।
देन आ जाता है एस फॉर, आ जाता है कि उस पेशेंट की क्या हो, स्लर्ड स्पीच हो, ठीक है, उससे बोला ना जा रहा हो। और टी फॉर आ जाता है कि टाइम है विद इन 3 आवर्स में, अगर तो ये सिम्टम्स जो है ना वो डेवलप हुई हैं तो ये विद इन दी 3 आवर्स के अंदर ये मेडिकल इमरजेंसी है, हमने फौरी तौर पर जो एम्बुलेंस होती है उसको कॉल करनी है और हमने पेशेंट को मुंतकिल करना है टूवर्ड दी हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये विद इन दी 3 आवर्स के अंदर अगर तो ये सिम्टम्स जो है ना उनको आते हुए हो गए हैं विद इन दी 3 आवर्स, तो इसके अंदर अंदर हमने पेशेंट को ट्रीट करना होता है विद इन दी 3 आवर्स के अंदर। ये क्रूशियल टाइम होता है, ये लाइफ सेविंग टाइम होता है। अगर तो 3 आवर्स से ज़्यादा का टाइम हो गया फिर तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये बेसिकली टाइम होता है विद इन दी 3 आवर्स के अंदर अंदर हमने क्या करना होता है कि पेशेंट को टीपीए थेरेपी देनी होती है, ठीक है। टीपीए थेरेपी क्या है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। तो ये हम बेसिकली इंजेक्शन लगाते हैं और ये जो इंजेक्शन लगाना होता है ये विद इन दी 3 आवर्स करना होता है हमने, ठीक है। अगर तो क्या होगा, इस्कीमिक स्ट्रोक होगा तो तब हम ये थेरेपी करवाएंगे, टीपीए थेरेपी, ठीक है, तब देंगे पेशेंट को। अगर तो हेमरेजिक स्ट्रोक है तो तब हम टीपीए थेरेपी नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि टीपीए थेरेपी क्या होती है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इसका क्या काम होता है, इसने थ्रोम्बोलाइसिस करवानी होती है। जो डेवलपमेंट हुई है ब्लड क्लॉट की उसको लाइसिस उसकी ब्रेक डाउन करवानी होती है, ठीक है, ताकि ब्लड फ्लो जो है ना वो इंक्रीज हो सके। तो अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है जिसके अंदर क्या हो रहा है, नॉर्मल लीकेज हो रही होती है ब्लड की, आ गई ब्लड बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम टीपीए थेरेपी देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और पेशेंट टूवर्ड्स दी शॉक जा सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए हमने कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है या फिर उसको हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है, तो हम बेसिकली सीटी स्कैन करवाते हैं। हमने सीटी स्कैन करवाना होता है सबसे पहले, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को इस्कीमिक स्ट्रोक है तो फिर हम क्या करते हैं, हम टीपीए थेरेपी हमने देनी होती है विद इन दी 3 आवर्स, ठीक है। तो विद इन दी 3 आवर्स हम क्या करते हैं, टीपीए के जो होता है वो इंजेक्शन देते हैं हम, और उसकी वजह से क्या होता है कि थ्रोम्बोलाइसिस होती है और ब्लड का जो क्लियन हुई होती है ब्लड वेजल्स की, वो थ्रोम्बस जो होता है उसकी लाइसिस की वजह से, ब्रेकडाउन की वजह से उस आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं मैनेजमेंट को कि किस तरह हम इनको मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है बेसिकली ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, ठीक है। तो ये बेसिकली सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा कि इस्कीमिक हेमरेजिक है या फिर ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है, तो इसकी वजह से हम सबसे पहले क्या कराते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं जिसके अंदर हमें पता चल जाता है कि कौन सा अटैक हुआ पेशेंट को। तो बेसिकली अगर ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है, इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांजिएंट का क्या मतलब है, टेम्पोरेरली ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द ब्रेन जो होता है ना वो कम हुआ होता है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने विद इन दी 3 आवर्स के अंदर, पहले भी हमने बात की कि हमने टीपीए थेरेपी देनी होती है ताकि रिवर्सिबल हो सके, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो सके। उसके बाद आता है कि टेम्प्रेरी ब्लड फ्लो तो मतलब हुआ है, अब हमें पता कैसे चलेगा ट्रांजिएंट ही है, तो इसके अंदर आ जाता है कि विद इन दी, ठीक है, लेस देन अगर 24 आवर्स के लिए सिम्टम्स रहेंगी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, लेस देन 24 आवर्स अगर सिम्टम्स रहेंगी तो उसके अंदर क्या आ जाता है कि वो हो जाता है बेसिकली ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, क्योंकि टेम्परेरी ब्लड फ्लो कम की वजह से फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो रहे होते हैं और उसकी वजह से हमें साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर तो हम
ये जो टिश्यू टीपीए थेरेपी दे देंगे विद इन द 3 आवर्स, तो ये रिवर्सिबल हो जाएंगे, ब्लड फ्लो दोबारा इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो सिम्टम्स होते हैं ना ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक के, ये लेस दैन 24 आवर्स रहते हैं। तो ये एक क्लिनिकली डायग्नोसिस है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एज कम्पेयर टू हेमरेजिक और इस्कीमिक अटैक। तो ये बेसिकली होता है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। अब इनकी क्लासिफिकेशन की हुई है अकॉर्डिंग टू सेवेरिटी, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को मैनेज कर सकें। तो सबसे पहले आ जाते हैं डिट्यूरेटिंग स्ट्रोक्स, देन आ जाती है सेकेंड इसकी टाइप आ जाती है यंग स्ट्रोक, और थर्ड आ जाती है मेजर स्ट्रोक। ठीक है, तो जो डिट्यूरेटिंग स्ट्रोक है ना, इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट के जो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो रही होती हैं वो आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन होती हैं। ठीक है, आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन के बाद जो होते हैं ना वो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली प्रोग्रेसिंग कंडीशन होती है और इसको हमने ट्रीट करना होता है। यंग स्ट्रोक वो वाला स्ट्रोक होता है जिसके अंदर जो पेशेंट की एज हो वो लेस देन 45 हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं यंग स्ट्रोक है, यानी कि ये यंग इंडिविजुअल्स के अंदर होगा। और जो मेजर स्ट्रोक है ना, ये मोर सवियर, इसके अंदर मेजर्स के क्या मुराद है कि सवियर इम्पेयरमेंट्स हो रही होती हैं ब्रेन के अंदर, तो इसको हम कहते हैं मेजर स्ट्रोक। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने 3 कैटेगराइजेशन की हुई है ताकि इसके अकॉर्डिंगली हमें सवेरिटी का अंदाज़ा हो जाए और हम उसी तरह पेशेंट को मैनेज कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया इस लेक्चर के अंदर, हमने काजेस को डिस्कस कर लिया, रिस्क फैक्टर्स को, वार्निंग साइंस को, एंड मैनेजमेंट। अगर इनके अंदर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो या फिर आपको कोई भी किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेस्कुलर डिसऑर्डर्स को। अल्लाह हाफिज़।